नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका ई पाठशाला के चैनल पर। मैं हूँ ऋतिका। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की जो सेकंड बुक है अंतराल। तो अंतराल बुक का थर्ड चैप्टर है विस्कोहर की माटी। तो दोस्तों ये चैप्टर है वो लिखा है विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने। तो विश्वनाथ त्रिपाठी जी इस लेखक में बताते हैं कि उनके ऊपर जो स्वयं जो बीती हुई बातें हैं अपने गांव विस्कोहर के सौंदर्य के बारे में बहुत ही सुंदर तरीके से, सजीव तरीके से इसका वर्णन किया है। और इस पाठ में विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने अपनी आत्मकथा जो नंगा तलाई है उसका एक छोटा सा अंश है जो हमारे सामने वो प्रस्तुत कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में हमें आगे क्या क्या पढ़ने को मिलने वाला है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, चैप्टर का नाम है विस्कोहर की माटी। तो विस्कोहर की माटी में जो लेखक हैं वो अपने गाँव और अपने प्राकृतिक परिवेश, ग्रामीण जीवन शैली और गांव में जो प्रचलित उपचार होते हैं और साथ ही साथ अपनी माँ से जुड़ी कुछ यादों का वर्णन कर रहे हैं। तो देखिए क्या क्या वर्णन हम जो लेखक हैं वो हमारे सामने करते हैं। अपने गांव के बारे में करते हैं, ग्रामीण जीवन शैली के बारे में करते हैं, यानी कि गांव में लोगों का जीवन किस तरीके से होता है, और वहाँ के प्राकृतिक परिवेश के बारे में करते हैं। और जो गांव के लोग मोस्टली प्रकृति से जुड़े रहते हैं, तो वहाँ जो प्रकृति से जो घरेलू उपचार करते हैं उसके बारे में, और साथ ही साथ अपनी माँ से जुड़ी कुछ यादों के बारे में लेखक जो बता रहे हैं। तो देखिए कोइया एक प्रकार का जल पुष्प है, यानी कि गांव में क्या है, वहाँ पे गांव में जो लेखक हैं जिस गांव में रहते हैं, विस्कोहर में रहते हैं, तो वहाँ एक फूल है जल पुष्प, यानी कि पानी का जो पुष्प है, फूल है, वो एक प्रकार का मतलब कोइया, जैसे कोइया बोलते हैं वहाँ के मतलब जल पुष्प को। और जो लोकल लैंग्वेज में अगर कहेंगे वहाँ के लोगों को कुमुद और कोकाबेली भी कहते हैं, मतलब जल पुष्प है तो उसको कुमुद और कोइया के अलावा कुमुद और कोकाबेली भी कहा जाता है। शरद ऋतु में जब पानी इकट्ठा हो जाता है तब वहाँ पे कोइया का फूल उग जाता है, यानी कि जब बारिश का टाइम होता है तो बारिश के टाइम पे कहीं कहीं है ना पानी इकट्ठा हो जाते हैं, तो पानी इकट्ठा हो जाते हैं तो वहाँ पे जो मोस्टली कोइया का फूल जो है वो बहुत ज़्यादा उग जाता है, अपने आप ही उग जाता है। और जो कोइया का फूल है उसकी जो पत्तियाँ आएंगी ना, कोइया की जो पत्तियाँ हैं वो उजली हुई चांदनी की तरह दिखाई देती हैं। जैसे शरद ऋतु में यानी कि बरसात के टाइम पे जो मौसम होता है ना, चांदनी भरा हुआ मौसम, तो उसी तरीके से कोइया की जो पत्तियाँ हैं वो भी उसी तरीके से उजली हुई चांदनी की तरह दिखाई देती हैं जब बरसात ज़्यादा होने लग जाती है। लेखक के अनुसार माँ का संबंध जो है वो बच्चे से अद्भुत होता है, यानी कि अब जो लेखक है वो बता रहे हैं माँ का अपने बच्चे के साथ किस तरीके का संबंध होता है, उस चीज़ के बारे में बता रहे हैं कि बच्चे का जुड़ाव जन्म से ही शुरू हो जाता है, मतलब जब वो पैदा होता है और माँ के कोख में होता है तभी से उसका जो जुड़ाव है, लगाव है, वो माँ से जुड़ जाता है। तो जो लेखक है वो बता रहे हैं कि बच्चा जब जन्म लेता है तो माँ के दूध का वो भोजन के रूप में ग्रहण करता है, यानी कि जब बच्चा पैदा हो जाता है तो जो उसका आहार होता है तो वो माँ का दूध होता है। और जो नवजात शिशु होता है उसके लिए जो दूध है एक अमृत के समान होता है। और जब भी बच्चा माँ से सिर्फ दूध ही नहीं ग्रहण करता है बल्कि उससे संस्कार भी ग्रहण करता है, यानी कि जो माँ के जो संस्कार रहेंगे, जिस तरीके की मतलब माँ का स्वभाव है जो भी है, तो बच्चा जो है उस दूध के साथ साथ उनके संस्कार को भी, माँ के संस्कार को भी ग्रहण करता है। और साथ ही साथ उनका चरित्र और व्यक्तिगत निर्माण भी सहायक होते हैं, मतलब उसके साथ साथ जो माँ का चरित्र और मतलब जिस तरीके का उनका व्यवहार है वो भी उस दूध के साथ साथ, मतलब जैसे कंपेयर किया गया है कि जो माँ का दूध हैगा वो सिर्फ उनको मतलब वैसे भोजन के रूप में नहीं ग्रहण करता है बल्कि उससे उसका चरित्र भी बनता है, उसका व्यक्तिगत निर्माण भी होता है। तो ये सारी चीज़ें आएंगी जो माँ से जुड़ी हुई हैं। बच्चा सुगबुगाता है, रोता है और माँ को मारता है, माँ भी कभी कभी मारती है, फिर भी जो बच्चा है वो माँ से चिपका रहता है, यानी कि अब एक तरीके का वो होता है ना, क्या बोलते हैं, एक तरीके का जुड़ाव हो गया है माँ का बच्चे से, क्योंकि बच्चा जो है वो माँ को पहचानने लग गया। कैसे पहचानने लग गया? क्योंकि वो माँ का जो है दूध पीता है, तो इसी वजह से उसका मतलब उनसे एक अटैचमेंट हो जाता है। माँ के पेट से गंध स्पर्श भोगता है और बच्चा दांत निकलने पर टीसता है, अर्थात हर चीज़ को दांत से काटता है। यानी कि देखिए जब बच्चा क्या है, बच्चा अब चीज़ों को समझने भी लग जाता है और सब चीज़ देखता है कि मतलब माँ को स्पर्श करता है कि हाँ यही मेरी माँ है। और इसमें बता रहे हैं कि दांत निकलने पर टीसता है, यानी कि बच्चा जो है वो बड़ा हो जाता है, जैसे एक मतलब बड़े होने की निशानी है।
और वो हर चीज़ जो है दांत से काटने लग जाता है, यानी कि उसको मालूम पड़ जाता है कि भाई ये चीज़ मेरे लिए सही है और ये चीज़ मेरे लिए गलत है। चांदनी रात में खटिया पर बैठकर जब माँ बच्चे को दूध पिलाती है तो बच्चा जो है दूध के साथ साथ चांदनी का भी आनंद महसूस करता है। यानी कि जो बच्चा आएगा वो मतलब सिर्फ दूध नहीं पीता है। जब माँ चांदनी रात में खटे हुए बैठकर माँ के बच्चे को दूध पिलाती है तो वो उस चांदनी को भी माँ के साथ साथ महसूस करता है। माँ चांदनी माँ के समान उसके आनंद और ममता देती है। यानी कि जो चांदनी है, रात की जो चांदनी है, वो जिस तरीके से माँ अपने बच्चों को एक ममता प्रदान करती है ना, उसी तरीके से जो रात की चांदनी है वो भी माँ के बराबर बच्चे को आनंद और ममता प्रदान करती है। माँ से लिपटकर बच्चा जो है वो दूध पीना जड़ से चेतन होना, यानी कि मानव जन्म के सार्थक है। यानी कि बच्चे का जन्म लेना ये कब हमको मालूम पड़ता है कि बच्चा जब माँ का दूध पीने लग जाता है तो हमको मालूम पड़ जाता है कि भाई बच्चा जो है वो धरती पर आ चुका है। विश्वनाथ अभी माँ का दूध पीता था कि उसके छोटे भाई का जन्म हो गया। यानी कि जो विश्वनाथ थे वो बड़े भाई थे, यानी कि सबसे पहले वही पैदा हुए थे। लेकिन उनके बाद क्या हुआ, वो तो पीते ही थे लेकिन उसके बाद उनके छोटे भाई का भी जन्म हो गया। अब छोटे भाई का जन्म हो गया तो इसी वजह से क्या हुआ, माँ को छोटे भाई को दूध पिलाना पड़ा, तो इसी वजह से विश्वनाथ जी का जो है वो दूध छूट गया। तो माँ के दूध पर छोटे का अधिकार हो गया और विश्वनाथ जी का दूध जो है छूट गया। यानी कि अब जो बच्चे का जो माँ से अटैचमेंट होता है ना, जो बताया गया है इसमें, तो वो जो है वो छूट जाता है। और विश्वनाथ तो उनके 3 साल होने पर पड़ोसन की कसेरीनी दाई ने पाला। यानी कि जब 3 साल तक जो वहाँ की जो उनके गांव की जो कसेरनी दाई थी उन्होंने उनको पाला, क्योंकि उनके छोटे भाई का जन्म हो गया था तो माँ को क्या है अपने छोटे बेटे पर ध्यान देना पड़ा। तो इसी वजह से क्या हुआ कि विश्वनाथ जी जो आएंगे उनको कसेरनी दाई ने पाला 3 साल तक। माँ का स्थान दाई ने ले लिया, ये विश्वनाथ जी पर अत्याचार हुआ। यानी कि अब देखिए ना, जब छोटे भाई का जन्म हो गया तो जो बड़ा भाई था यानी कि जो विश्वनाथ जी थे उनको मतलब माँ ने कसेरी दाई को पकड़ा दे कि अब तुम पालना। तो ये चीज़ जो है विश्वनाथ जी के ऊपर अत्याचार हुआ, क्योंकि अब उनको वो माँ का जो प्यार है, जो अटैचमेंट है, वो नहीं मिलने वाला था। दिलशाद गार्डन में लेखक बत्तखों को देखता है। यानी कि जो लेखक होते हैं वो दिलशाद गार्डन जाते हैं और वहाँ पे बत्तखों को बड़े ध्यान से देखते हैं। और उनको जब वो ध्यान से देखते हैं तो उनको क्या क्या देखने को मिलता है। बत्तख अंडे देते समय पानी छोड़कर ज़मीन पर आ जाता है और जो लेखक है एक बत्तख को कई अंडों को सेते देखता है। यानी कि जो बत्तख होता है उसके पास कई सारे अंडे होते हैं तो वो उनको छुपा के रखता है। तो इसमें जो लेखक है वो बता रहे हैं कि बत्तख माँ और मानव शिशु में कई समानताएं होती है। यानी कि जो बत्तख माँ होती है और जो मानव शिशु होता है उन दोनों में व्यवहार में और मतलब कई चीज़ों में समानताएं जो लेखक है वो देखते हैं। जिस प्रकार बत्तख माँ फैलाकर अंडों को दुनिया की नज़रों से बचाकर रखती है। अब देखिए इसमें जो है लेखक बता रहे हैं कि जिस तरीके से जो बत्तख माँ है अपने पंखों को फैला लेती है और जो अंडे होते हैं उनको छुपा लेती है दुनिया से, ताकि कोई उन अंडों को देखे ना, और अपनी पैनी चोंच से कोमलता से अपने पंखों को अंदर छुपा कर रखती है। हमेशा निगाह कौवे की ताक पर रहती है। अब देखिए अब माँ जो है, बत्तख माँ जो है, वो भी तो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है। तो इसी वजह से क्या होता है, वो अपने अंडों को छुपा कर रखती है ताकि जो कौवा आएगा, कौवा तो दुश्मन है ना, तो इसी वजह से यानी कि जितनी भी बैड चीज़ें होती है ना उन सब से दूर रखना चाहती थी माँ। तो उसी प्रकार जो मानव शिशु की जो माँ होती है वो भी अपने बच्चों को मतलब जो दुनिया की जो खराब नज़रें होती है उनसे उनको बचाना चाहती है, ताकि जो उनका जो बच्चा आएगा वो सुरक्षित रहे, अच्छा रहे, और मुसीबतों को भांपकर उनकी रक्षा भी करती है। तो देखिए इसमें जो है कंपैरिजन बताया गया है। जो बत्तख माँ थी वो भी दुनिया की नज़रों से अपने बच्चे को मतलब अपने अंडे को बचा कर रखती है, यानी कि उसको सुरक्षा करती है। उसी तरीके से जो मानव शिशु माँ होती है वो भी अपने बच्चे को दुनिया की नज़रों से बचा कर रखती है, और ताकि उसके पर आने वाले जो भी मुसीबतें हैं वो टल जाएं। तो ये कंपैरिजन बताया गया है लेखक ने बत्तख माँ और शिशु माँ के बीच में, मानव शिशु माँ के बीच में।
अब देखिए गांव के लोग प्रकृति के बहुत निकट होते हैं। अब तो ये बेसिक चीज़ है कि मतलब देखिए गांव के जो लोग होते हैं ज़्यादातर प्रकृति से ही जुड़े रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर आप देख ही सकते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग या कोई भी चीज़ रहती नहीं है। ज़्यादातर क्या होता है खेतों में लोग घर बनाते हैं और वहीं रहते हैं। तो ये चीज़ मतलब बता रहे हैं लेखक कि गांव के लोग ज़्यादातर प्रकृति के पास ही रहते हैं। लेखक के अनुसार फूल केवल गंध नहीं देता है, दवा भी करता है। अब देखिए अब वो प्रकृति के बीच में रहते हैं तो उनको फूलों की जानकारी भी होगी, उनको वहाँ के इलाज की जानकारी भी होगी कि फूलों से कैसे इलाज करते हैं। तो वहाँ पे क्या है, गांव में कई रोगों का इलाज फूलों के द्वारा भी किया जाता है। अब उनको ये पता है कि गांव के लोगों को कि भाई फूलों से क्या क्या इलाज हो सकता है, कौन कौन सी बीमारियां हैं जो फूलों से मतलब फूलों के रस से उसकी सुगंध से पूरी की जा सकती है। तो इसमें लिखा है कि फूलों की गंध से सांप, महामारी, देवी, चुड़ैल आदि संबंध मतलब जोड़ा जाता है। यानी कि जो फूलों से क्या होता है कि महामारी, जो गांव में महामारियां फैलती हैं या किसी के ऊपर कोई भूत प्रेत का साया हो जाता है तो इन सब चीज़ों को मतलब फूलों से दूर किया जाता है। अब देखिए फूलों की भी अलग अलग वैरायटी है। गुड़हल के फूलों को देवी का फूल मानते हैं, यानी कि गांव में जो गुड़हल का फूल होता है ना उसको देवी देवी के रूप में पूजा जाता है। यानी कि जो भगवान देवी है मतलब जो हमारी भगवान है उनको गुड़हल का फूल चढ़ाया जाता है। और बेल के फूल सूंघने से बर्रे ततैया का डंक नहीं लगता है। यानी कि जो बेल का फूल होता है अगर हम किसी ऐसे इंसान को जिसको ततैया नहीं काटा है या बर्रे नहीं काटा है, अगर हम उसको सूंघा देंगे तो उसका जो डंक हैगा ना वो उतर जाएगा। तो ये देखिए ये सब जो है ना वो घरेलू इलाज है। यानी कि गांव में मतलब जो लोग घरेलू इलाज करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है ना गांव के लोग जो डॉक्टर के पास है वो जाना कम प्रेफर करते हैं। तो इसी वजह से क्या होता है जो भी उनके आसपास जो भी चीज़ें होती हैं वो उन्हीं से ही अपना इलाज करते हैं। अब देखिए इसमें लिखा है आम के फूल कई रोगों का उपचार करती है। अब देखिए आम का जो फूल है अब इसकी भी अलग वैरायटी है। यानी कि आम के फूलों से कई तरह के उपचार किए जाते हैं, कई तरह के रोग जो हैं वो उतारे जा सकते हैं। नीम के पत्ते फूल चेचक में रोगी के समीप रखते हैं। यानी कि नीम के जो पत्ते होते हैं वो क्या होता है अगर किसी व्यक्ति को चेचक की बीमारी हो जाए या कोई भी अलग तरह की बीमारी हो जाए तो उनके सामने या तो उसके पत्ते या तो उसके फूल उसके पास हमेशा रखे रहते हैं ताकि वो जो बीमारी उसको हुई है वो खत्म हो जाए। लेखक के गांव में कमल भी खिलता है। अब देखिए लेखक के गांव में कमल भी है। तो ये क्या है कि पूरा जितना भी प्रकृति जितनी भी जुड़ी हुई चीज़ें हैं ना उन सबको जो लेखक है अब इस चैप्टर में मतलब बता रहे हैं। देखिए पढ़ते रहिए और समझते रहिए कि लेखक और क्या क्या चीज़ें इस चैप्टर के अंदर हमको बताने वाले हैं। अब देखिए लेखक के गांव में कमल भी खिलता है और हिंदुओं में कमल पत्र पर भोजन भी परोसा जाता है जिसको हम पुरैन भी कहते हैं। अब जो कमल पत्र हैगा यानी कि उसको गांव के लोग मतलब वहाँ के लोग जो लोकल लैंग्वेज में पुरैन भी कहते हैं। कमल की नाल को भीषण कहते हैं और कमल ककड़ी जो है वो सिर्फ बेचने के काम नहीं आते, मतलब जैसे उसे बेचने में ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है कमल ककड़ी जो गांव की है। कमल गट्टा जो है उसको खाया भी जाता है। अब देखिए कमल की अलग अलग वैरायटी बताई गई है कि कमल को क्या क्या बोला जाता है, उसका क्या क्या इस्तेमाल होता है। उसे गांव में पुरैन भी बोलते हैं, कमल की नाल को भीषण बोलते हैं और जो कमल की ककड़ी है उसको बेचा जाता है। तो जितना भी कमल का जितना भी इस्तेमाल है ना वो सब जो है लेखक इसमें बता रहे हैं। अपने अपने रिश्तेदार के घर जब वो गए तो उनको एक सुंदर सी एक कम अपने से बड़ी उम्र की एक महिला दिखी उन्हें, मतलब जब वो किसी रिश्तेदार के घर गए लेखक तो उनको अपने बड़ी उम्र की एक औरत दिखी जिसकी सुंदरता लेखक के मन में बस गई। यानी कि उनको देख के उनके जितना उनका जो रूप हैगा वो लेखक के मन में बस जाता है। लेखक को प्रकृति के समान वे औरत का आकर्षण लगा। अब देखिए जिस तरीके से जो लेखक है प्रकृति को अपने हिसाब से डिस्क्राइब करते हैं ना कि उनको उस प्रकृति को देख के उनका मन मोह उठता है, खुश हो जाता है। तो उसी तरीके से उस औरत को भी उस प्रकृति से कंपेयर करते हुए कहते हैं लेखक कि प्रकृति के समान वे औरत एक आकर्षक लग रही थी। प्रकृति के समर दृश्य, जूही की लता, चांदनी की छटा, फूलों की खुशबू, ये सब चीज़ें जो हैं वो लेखक को उस औरत के अंदर नज़र आ रही थी। यानी कि देखिए जो लेखक है वो किस तरीके से उस औरत को एक प्रकृति से कंपेयर करते हैं कि वो उसको जूही की लता की तरह, चांदनी की छटा की तरह, मतलब ये जो चीज़ें हैं जो लेखक उनकी सुंदरता के बारे में हमारे सामने मतलब बता रहे हैं। अब देखिए लेखक को लगा सुंदर प्रकृति नारी के सजीव रूप में उनके सामने आ गई है। अब जो प्रकृति है उनको हम महसूस कर सकते हैं ना, फील मतलब टच नहीं कर सकते,
लेकिन जो सुंदर मतलब महिला थी, वो उनको मतलब एक सजीव जैसे जीता जागता जो प्रकृति होती है जिसको हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, तो वो जो औरत है वो उनको इस प्रकार से दिख रही थी। लेखक जिस औरत को देखकर समस्त प्रकृति की सौंदर्य को भूल गया, उसकी उस उन्होंने अपनी भावनाओं का इजहार ना कर सके। मतलब जिस औरत को वो देख के लेखक खुश हो जाते हैं, मतलब उनको देख के प्रकृति का सौंदर्य उनके सामने आ जाता है, लेकिन क्या होता है, वो अपनी जो मन की बातें हैं, वो अपनी जो मन की भावनाएं हैं, उस औरत के सामने नहीं बोल पाते, मतलब इजहार नहीं कर पाते। वह सफ़ेद रंग की साड़ी पहने रहती थी, आंखों में कैसी व्यथा लगी दिखती थी, वे इंतज़ार करती हुई दिखती थी। यानी कि जो लेखक हैं वो हमको ये कहते हैं, ये बताते हैं कि जब भी वो उनको देखते थे सफ़ेद साड़ी में, तो उनको ऐसा लगता था कि किसी का इंतज़ार कर रही है। यानी कि उनके अंदर एक कैसी भावना है कि वो हमेशा मतलब उनके मन में किसी चीज़ का इंतज़ार रहता है कि कोई आएगा और उनकी सहायता करेगा। लेखक के लिए वे हर कला के अवसाद में वह मौजूद हैं और लेखक के हर सुख दुख से जुड़ने की एक सेतु है। यानी कि जिस तरीके से जो लेखक हैं वो प्रकृति को जोड़ के अपना सुख दुख मतलब जोड़ते हैं, देखते हैं कि जिस तरीके से प्रकृति में मतलब किसी भी तरीके से जैसे प्रकृति से जुड़े रहते हैं, उसी तरीके से जो लेखक है वो उस औरत को अपने मतलब सुख दुख का जोड़ने का एक सेतु मानते हैं, एक पुल मानते हैं कि वही जो औरत है वो उसके सुख दुख का एक पुल है। अगर वो साथ रहेगी तो मैं भी हमेशा खुश रहूँगा। इस स्मृति के साथ मृत्यु का बोझ सजीव तौर पर जुड़ा रहता है। यानी कि ये जो यादें थी, ये जो उस औरत से जुड़ी हुई यादें थी, वो हमेशा उनको अपनी मतलब अब हमेशा उनको याद रहेगा जब तक वो मर नहीं जाते। तो देखिए ये कहानी थी विश्वनाथ त्रिपाठी जी की, जिन्होंने अपने जो गांव है बिस्कोवर, उसमें अपनी प्रकृति के बारे में, अपनी माँ से जुड़े हुए संबंधों के बारे में और उस औरत के बारे में जो वो प्रकृति से उनको अपने जीवन में कंपेयर करते हैं। तो और साथ ही साथ गांव में जो भी घरेलू इलाज किए जाते हैं, जिस भी तरीके से फूलों से, उनके मतलब पत्तियों से, जो भी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें जो लेखक है इस कहानी में मतलब इस चैप्टर में हमको बता रहे हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई। अगर समझ में आता है, पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।